नमस्कार। यार भीतर अनेक विशिष्ट व्यक्तिविशेष को साक्षात्कार आम नहीं अनेक खबर प्रसारण करिछु हेले आज खबर सांबादिकता को नहीं आम सहित श्रीजुक्त अनुराग पुनेता महोदय अछंती वरिष्ठ सांबादिक एवं पूरा देशर जड़े जनाशुना विशिष्ट व्यक्तित्व वर्तमान समय से देशर सर्वठारु बड़ सांस्कृतिक अनुष्ठान इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट मुख्य अछंती। सर आपन को स्वागत करुच्ची एवं ओडिशा में भी मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। सर, आप जिस दौर में जर्नलिज्म शुरू किए थे और आज के दौर के जर्नलिज्म को आप कैसे देखते हैं? बहुत बदल गया है। मुझे करीब 25 साल होने जा रहा है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ साल तो प्रिंट में काम किया था, लेकिन उसके बाद 2000 से मैंने टीवी में काम करना शुरू किया। और वो टीवी का एक बड़ा इन्फेंसी स्टेज थी, मतलब शुरू हो रहा था टीवी। दूरदर्शन के अलावा कुछ ही चैनल थे जो कि प्राइवेट चैनल्स थे, तो उसमें उस समय का स्थिति बड़ी अलग थी। एक प्रेशर तो ज़रूर था, लेकिन उस समय का जो फॉर्म, कंटेंट, फॉर्मेशन जो भी होता था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। लेकिन पिछले 7-8 सालों में 8 सालों में बहुत बदलाव हो गया है। चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक तो दूसरी बात है कि कंपटीशन वही है टीआरपी का, और सबसे बड़ी बात है कि देख लेने की जो जद्दोजहद है, देख लेने की जो पूरी मारामारी है कि चैनल्स को कि हमको देख लिया जाए, हमको नोट कर लिया जाए, और उसी ने कंपटीशन को बढ़ाया। और कंपटीशन बहुत फियर्स भी है, बहुत थोड़ा सा गंदा भी है। तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मीडिया वैसा नहीं रहा। अब लंग्स पावर टीवी का, खासकर जिस हिसाब से हम तेज़ी को देखते हैं कि चीखना, चिल्लाना, हर चीज़ को ब्रेकिंग बताना, उस तरह का हो गया है, तो फॉर्म बदल गया है। सर, एक चीज, कंपटीशन की इस मार्केट में क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा उसके ऊपर नुकसान हुआ है क्या? बिल्कुल। न्यूज़ इंडस्ट्री का पूरा प्रोफेशन, या कहें कि खबरों का धंधा, सिर्फ विश्वसनीयता पे होता है, क्रेडिबिलिटी पे होता है। अगर आप मान लीजिए मेरा न्यूज़ चैनल है, मैं एंकर हूँ, या मेरा कोई अखबार है, अगर उसकी को क्रेडिबल मानेंगे, उस पर भरोसा करेंगे, तभी आप उसको पढ़ेंगे। और अगर वो भरोसा ही नहीं होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा, मेरे अखबार पर नहीं होगा, मेरे कंटेंट पर नहीं होगा, तो फिर आप क्यों देखेंगे? आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं। आज लोगों को टीवी पर जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल में मिलता ही है। तो यकीनन कंपटीशन ने क्रेडिबिलिटी को बहुत डाउन किया है, और क्रेडिबिलिटी कम होने का कारण ही है कि अब वो साख नहीं रही जैसा कि हुआ करती थी। सर, और एक बात आप अभी अभी बोले थे, एग्रेसिव जर्नलिज्म, चिल्लाना, चीखना। एक दौर था जब हम देख रहे थे दूरदर्शन में जिस टाइप का एंकरिंग हो रहा था, आज के ज़माने में उस टाइप का एंकरिंग नहीं हो रहा, इवन दूरदर्शन में भी नहीं हो रहा है। तो ये बदलाव क्यों? ये चीखना, चिल्लाना, ये आ, वक्त के साथ बदला, या कुछ लोगों ने हमारे बीच से ही ये ट्रेंड शुरू किया है? देखिए, इसको अगर मैं बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में कहूँ तो इसका बहुत विस्तृत जवाब होगा। हालांकि बहुत सीधी तौर पर तो ये माना जाता है कि अभी तो चीखने चिल्लाने वाले एंकर आ गए हैं। फौरी तौर पर नज़र ये आता है कि एक आइडियोलॉजिकल ड्रिवन चैनल्स हैं। पुराने ज़माने के चैनल एक सर्टेन आइडियोलॉजी पे चलते थे, जो आजकल के नए चैनल हैं, नए एंकर हैं, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी पे चलते हैं। तो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। वैसे भी अगर आप पूरी दुनिया में उठा के देखें तो इस समय एक युद्ध की स्थिति है। आइडियोलॉजिकल वॉर हर जगह पे, आप सोशल मीडिया पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि देयर इज़ अ क्लियर कट वॉर। लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग जो बड़े क्रेडिबल फेसेस थे पहले, वो भी बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं। और ये लड़ाई चल रही है, और ये आइडियोलॉजिकल वॉर है। अमेरिका से लेकर, यूरोप से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, यूक्रेन, रशिया से लेकर आपके भारत तक है, चाइना तक है। तो ये वॉर तो चल रही है। इसी वॉर का हिस्सा नया मीडिया, मतलब ये सोशल मीडिया भी है, तो जो मीडिया में नए लोग आ रहे हैं वो भी है। दुख इस बात का भी नहीं है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं, या नए चैनल चीखते चिल्लाते हैं। दुख इस बात का भी है कि वो आइकन्स मीडिया के ध्वस्त हुए हैं या हो रहे हैं, जिनको हम लोगों ने बड़ा अच्छा माना था, जिनको नई जनरेशन से बहुत अच्छा माना था। बहुत से ऐसे एंकर एक्सपोज हुए हैं जिनको बहुत आदर्श के तौर पर हम देखा करते थे। बहुत से ऐसे अखबार एक्सपोज हुए हैं जिनको हम बहुत वो मानते थे। बल्कि एक ज़माना था जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बताया गया था कि आप सर्टेन अखबार ज़रूर पढ़ा करिए, ये पढ़िए इंग्लिश में, हिंदी में ये पढ़िए, कुछ कॉम्पिटिशन्स की वो पढ़िए। आप अमेरिका की उठा के देख लीजिए, वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स से सवाल उठ गए हैं, बीबीसी पे सवाल उठते हैं आजकल, तो कि आप देखिए बायस जर्नलिज्म करते हैं। तो
नए लोगों को दोष देना एक तरफा होगा, लेकिन बहुत से पुराने लोगों ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी को खोया है। ऐसे बहुत से चेहरे आप भी जानते होंगे जिनको पहले आप देखते थे और उनको बहुत अच्छे लगते थे कि भाई ये क्या अच्छा बोल रहे हैं। वो बहुत से अखबार जो पहले बहुत अच्छा लिखते थे, लेकिन आजकल उनको देखते लगता है कि अरे यार ये भी वही काम कर रहे हैं जो मान लीजिए नया नया कोई एंकर कर रहा है। अगर वो इस आइडियोलॉजी को की वकालत कर रहा है तो आप डिफरेंट आइडियोलॉजी की वकालत कर रहे हैं। तो भी वॉर चल रही है और वॉर में सभी सिपाही हैं, अपनी अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, और इसमें मीडिया थोड़ा सा मतलब कहें कि नुकसान में आया है। अभी मीडिया में जो आइडियोलॉजिकल वार की बात कर रहे हैं सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक नई दुनिया का मसाल लेकर आ रहा है। अभी देख ये भी हम बता सकते हैं कि सोशल मीडिया का कंटेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का कंटेंट में जो डिफरेंस है ये क्यों है? देखिए, बहुत हद तक नहीं है। अब वो जो गैप था वो बदल रहा है। सोशल मीडिया यहाँ पर रहने वाला है। सोशल मीडिया को आप कितना भी भला बुरा कह लीजिए, सोशल मीडिया में अभी बहुत चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, बहुत सी कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। कोई भी आदमी कुछ लिख सकता है। वो शायद अगर तकनीकी तौर पर दूर हो पाए तो सोशल मीडिया नई मीडिया को चुनौती, पुरानी मीडिया को चुनौती तो दे रहा है। आज लोग खट से ब्रेकिंग खबरें ट्विटर पर डाल देते हैं, जबकि टीवी पे आने में या फिर अखबार में आने में बहुत समय लगता है उसको। उसकी क्रेडिबिलिटी कभी कभी ज़रूर होती है, लेकिन सोशल मीडिया ने एक चैलेंज तो पैदा किया है कि तुरंत देन एंड देयर वहीं पर खबर हो जाती है। यही प्रेशर आप याद करिए कि 2000 में भी था, जब ब्रेकिंग न्यूज़ सिंड्रोम चलता था। पहली खबर को टिकर पर चला देने का या फुल फ्लैज्ड बम्पर चलाते हुए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने का प्रेशर तब भी होता था। और तब मजाक में कहा करते थे कि सलमान खान ने कौन सी शर्ट पहनी है या सलमान खान ने जेल में कौन सा खाना खाया, ये भी ब्रेकिंग हो जाती थी। ऐसा ही कुछ कुछ आज भी है। आज थोड़ा उसका फॉर्म बदल गया। अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पे आप देख लीजिए, कुछ भी होता है, काउंटर तो अब जवाब तुरंत आता है। तो गैप बदल रहा है और फ्यूचर ये है, सरकारें इस पर काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं। अभी ट्विटर बिका है दोबारा से, और ट्विटर ने के नए मालिक ने कहा है कि हम इसको हम आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्लेटफॉर्म नहीं रहने देंगे। हम इसको बहुत फेयर बनाएंगे, इसमें कई फिल्टर्स लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय और तकनीकी तौर पर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि चेक्स एंड बैलेंस हो पाए। तो नई मीडिया के लिए के सामने, मतलब नई मीडिया है, लेकिन पुरानी मीडिया यानी कि टीवी और प्रिंट के सामने चुनौती एक बार फिर से है। सर आपने एक संवाददाता के तौर पे हो, एक एंकर के तौर पे हो, पूरी देश में बहुत सारे शोज़ किए हैं, बहुत सारे चैनल्स में भी काम किए हैं। तो हम जब काम करते हैं जर्नलिज्म में और जो हमें शिक्षा मिलती है पढ़ाई के दौरान, एमजेएमसी हो या जर्नलिज्म की कोई कोर्स में, उसमें एक गैप है क्या? हाँ, गैप है। एक तो ज़्यादातर संस्थान जो कि एमजेएमसी या मास्टर्स और ये बैचलर जर्नलिज्म कराते हैं, वो प्रैक्टिकली उतनी काम नहीं कराते हैं बच्चों से, स्टूडेंट से, जो कि मतलब फील्ड में उनको करना पड़ता है। एक तो ये गैप है। और दूसरा सबसे बड़ा, एक प्रोफेशन में इसमें शायद एक बड़ा कमी इस बात को लेकर आई है कि अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पहले तो कुछ भी नहीं होती थी, अब फिर कुछ सालों से ये है कि आपने मास कम्युनिकेशन का कोई कोर्स किया हो तो थोड़ा आपको एंट्री मिल जाती है। लेकिन वो सोल क्राइटेरिया नहीं है। वो लोगों ने भीड़ को थोड़ा सा फिल्टर आउट करने के लिए एमजेएमसी या बीजेएमसी चलाया है। दूसरा, यही अकेला ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई ऑन जॉब ट्रेनिंग नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं है। आप सोचिए कि आप अगर किसी चैनल में आप को नौकरी मिल गई, क्या कभी कोई संस्थान सोचता है कि हम आपको ये हमारा बहुत अच्छा रिपोर्टर है, ये हमारा बहुत अच्छा एंकर है, चलिए इसकी नॉलेज और बढ़ सके, हम इसको कुछ ट्रेनिंग दिलवाते हैं, हम इसको कुछ कोर्स करवा देते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो या फिजिकल कोर्स हो, पढ़ाई से संबंधित, कोई आपकी सर्टेन फील्ड से संबंधित। बहुत से संस्थान इंजीनियरिंग से लेकर और आईटी से लेकर ऑन जॉब भी ट्रेनिंग कराते हैं। वैल्यू एडिशन होगा, मीडिया में वैल्यू एडिशन नहीं है, कोई संस्थान उस पर खर्च ही नहीं करता है। आप ये मानिए कि एक चैनल का संभवतः 90% रेवेन्यू सिर्फ उसके ऑपरेशनल में चला जाता है। एम्प्लॉय पे तो खर्च ही नहीं होता है। एम्प्लॉय को तो कट हो रहा है पिछले 10 सालों में। तो सैलरी कट कर दो, एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें नए लड़के चाहिए, नई लड़कियां चाहिए। जैसे ही आप 10 साल पुराने सा हुए, 15 साल पुराने हुए, तो आप लाइबिलिटी बनना शुरू हो जाते हो। जबकि बाकी प्रोफेशंस में जितने आप सीनियर होते जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती है।
मीडिया में उसका ठीक उल्टा हो रहा है। मीडिया का क्राइसिस भी यही है कि मीडिया अपने ऊपर उस तरह का काम नहीं कर रहा जो कि वो एक अपनी पहचान को और अच्छा सा बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल, आप नंबर 1 चैनल से लेकर नंबर 10 तक के चैनल को उठा के देख लीजिए, आपको उसका लुक एंड फील एक सा मिलता है, स्क्रीन लगभग एक सी मिलती है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी वैसा होगा, कलर भी वैसा होगा, भाषा भी लगभग वैसी होगी, थोड़ी बहुत का अंतर होगा, का और की के का अंतर होगा। सभी ब्रेकिंग न्यूज़ उसी अंदाज में चलाएंगे, सभी हेडलाइंस की कंटेंट को उसी अंदाज में देंगे, सभी के पास खबरें एक सी होंगी। क्या देश के बाकी हिस्सों में और खबरें नहीं हैं? क्या दिल्ली सेंट्रिक खबरें रहनी चाहिए? क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, केरल की खबरें नेशनल खबर में मतलब नेशनल में दस कि दिल्ली में नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए, लेकिन आप ऊपर के 10-12 चैनल को उठा के देखेंगे, आपको बाय एंड लार्ज 90% एक सा कंटेंट मिलेगा। तो जब एज ए व्यूअर मैं देखूंगा तो मुझे फिर क्यों, मैं ए को देखूं या बी को देखूं या सी को देखूं? तो मैं तो किसी को भी जा सकता हूं। और यही कारण है कि वो रिवेन्यू शिफ्ट हो रहा है। अगर जो कंपनी का ओनर है वो अपना ऐड देना चाहता है तो वो भी चूज करता है कि मैं इसमें दूं कि इसमें दूं। इसीलिए कंपनी इसका रेवेन्यू भी कर रहा है। तो मीडिया अपने अपने आप को खासकर टेलीविजन मीडिया ने अपने आप को उस तरह से रिफाइन नहीं किया, रिफॉर्म नहीं कर रहा है जिसमें कि वो ऑनलाइन ऑन जॉब अपने जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग दे, बाहर भेजे, कुछ स्कॉलरशिप करवाए, कुछ और उनको और फर्दर ट्रेनिंग दे, उनकी इन्हेंसमेंट पाए, उनकी बुद्धि कुछ बढ़े, वो कुछ कोर्स करवा ले उनको। वैसा कुछ नहीं हो रहा है। ये जरूर एक चिंता की बात है। सर, अभी आप बोल रहे थे कि नेशनल मीडिया में क्यों सारी खबर को जगह नहीं मिल रहा है। ये क्यों सर? उड़ीसा की खबर भी हम देखते हैं, ज़्यादातर नेशनल मीडिया में इतना नहीं आता है। बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, यहाँ देखिए हनी ट्रैप का केस चल रहा है, बड़ा बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक रीजनल न्यूज क्यों नेशनल मीडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं पाता? अनफॉर्चुनेट है, इसका कोई बहुत क्रेडिबल जवाब नहीं है। आपको बहुत ही एक क्लीशे जवाब मिल जाएगा कि देखिए हम तो वो दिखाते हैं जो दर्शक चाहते हैं। तो हमें क्या मान के चलें कि जो हार्डकोर हिंदी बेल्ट का ऑडियंस है, मतलब जो दर्शक है, वो सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक की खबरें देखना चाहता है? तो फिर क्या सारे चैनल्स का खबरें वो देखना चाहता है, ए टू जेड, मतलब नंबर 1 नंबर 2 जिस हिसाब से? क्या दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की खबरें देखना चाहता है? उड़ीसा की खबरें क्यों नहीं देखना चाहता अगर उड़ीसा में खबरें हैं तो? कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ फास्ट खबरों में चला देते हैं स्टेट की खबरें, या कुछ कभी कभी एक चैनल था जिसने कि स्टेट वाइज कुछ खबरें चलाना शुरू किया था, तो कुछ स्थान मिलता है। लेकिन ये बड़ा इनएक्सप्लिकेबल है, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि उनसे पूछे क्यों नहीं आप दिखाते हो। दिल्ली के उड़ीसा के लोग दिल्ली में भी रहते हैं, उनको पसंद आ सकता है। तो मुझे लगता है यही कारण है कि एक गैप पैदा हुआ और जिसकी वजह से कई तरह का नुकसान भी हुआ है। ये तो खबर की बात थी, खबरदाताओं की बात करते हैं। जो लोग रीजनल चैनल्स में काम करते हैं या उड़ीसा में स्पेशली काम करते हैं, उन लोगों के लिए नेशनल मीडिया में काम करने का कितना मौका रहता है? नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादातर तो या तो आप बहुत अच्छे डिटरमाइन होके जाइए। एक तो डिमांड एंड सप्लाई की बात हो गई है कि जितना डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा सप्लाई है। लोग बहुत मीडिया में आए हैं पिछले कई सालों में, इंस्टीट्यूट्स बहुत खुले हैं, लोग छोटा सा कोर्स करके 2-3 साल का कोर्स करके या उससे भी कम कोर्स करके सीधे मीडिया में आते हैं, और उनको जॉब मिलता है। फिर कई तरह के उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, पैसे से लेकर और तरह की चीज़ें हम सुनते हैं। रीजनल चैनल्स के लोगों को वहाँ जाकर काम करने में चुनौती तो है, पर अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको भी अपने को थोड़ा सा होन करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। आपकी स्टेट लेवल की जो जानकारी है उससे बड़ी जानकारी आपको फिर नेशनल लेवल पर रखनी पड़ेगी। नेशनल लेवल में भी आपको फिर हर सब्जेक्ट की है, कम से कम उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स है, स्पोर्ट्स है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए, जो कि संभवतः स्टेट में रहते हुए कुछ कम होती होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा कर गए हैं, या फिर यहाँ के जो ब्यूरो चीफ्स होते हैं उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, बट शायद लार्ज नंबर में नहीं है। तो अगर कोई करना चाहता है यहाँ का यंगस्टर्स, तो उसको थोड़ा अपना जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली ये बुद्धि का काम है। जर्नलिज्म कोई परचूने की दुकान नहीं है कि मतलब कोई भी बैठ जाए करे। आप लोगों को बताते हो, एक नया पर्सपेक्टिव देते हो, एक नए तरीके से बताते हो, आपकी भाषा शैली लोगों को अपील करती है, आपकी लिखावट लोगों को अपील करती है। तो यानी कि बुद्धि का काम है, ये इंटेलिजेंस का काम है।
इसमें इसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग जितने अच्छे आएंगे और पढ़ने वाले लोग और अच्छे आएंगे, वो शायद उतना ही रिच होगा प्रोफेशन। तो यहाँ के लोग भी अगर उसी तैयारी के साथ जाएंगे तो हो जाएगा। हाँ, आप उसी तरह जाएंगे, छोटा कोर्स कर लिया, पढ़ाई नहीं है, आपको अच्छी किताबें आपके बारे में नहीं पता है, आपको भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, तो चैलेंज आएगा आपके सामने। जी, ये तो खबरदाताओं की बात आ रहा है अभी। लेकिन और एक बात हमेशा उड़ीसा में भी है, भारतवर्ष में भी है कि जो खबरदाता है, जो लोग जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों की सुरक्षा को लेकर, उन लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर, आप नेशनल मीडिया में काम किए हैं, सारा देश के बहुत सारी जगह के बारे में भी आपको पता है। तो सारा देश में एक खबरदाता की सैलरी स्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या आप रखे हैं? देखिए, मैं इत्तेफाक से दिल्ली में एक दिल्ली पत्रकार संघ है, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसका एक उससे जुड़ा हुआ हूँ। वो जर्नलिस्ट वेलफेयर के लिए, उनके लिए काम भी करता है। उसकी एक नेशनल बॉडी है, उसमें भी बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हमने इस विषय पर कई बार काम भी किया है, सोचा है, सेमिनार्स की है, सरकारों से चर्चा भी करी है कि जर्नलिस्ट वेलफेयर और सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है कि वो फ्री एंड फेयरली काम कर पाए, जो धीमे धीमे कम हुई है। भारत अभी भी उस सूची में जहाँ पर जर्नलिस्ट फेयर है उसमें कुछ नीचे स्थान पर आता है। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज काम करने की आज़ादी तो है कि वो काम कर लेता है। अभी कुछ समय से कुछ केसेस बड़े हैं रोड पे एफआईआर करने के, लेकिन वैसे आज़ादी तो है। लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो उसमें दो बातें आएंगी। एक है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी संस्थानों को देनी चाहिए, नहीं तो सरकार कुछ करे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर भी होता है कि जर्नलिस्ट कौन? कल को आप कहीं भी काम, मैं कहीं भी काम नहीं करता हूं, मुझे कोई संस्थान नौकरी भी नहीं देता है, मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, मैं ओके हूं मान लीजिए, लेकिन मैं यूट्यूब पे चैनल खोल लूंगा, आईडी बना लूंगा, कैमरा रख लूंगा, मेरा चैनल चालू हो जाएगा और मैं सब पे सवाल उठाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री को लेकर कुछ भी भला बुरा कहूँगा, कुछ छोटी खबर को लेकर तिल का ताड़ बना दूंगा, अपने हिसाब से खबरों को पेश करूंगा और मैं अपने को कहूँगा कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो क्या मैं जर्नलिस्ट हूँ? जर्नलिस्ट कौन, ये भी डिफाइन होना चाहिए। और संभवतः सरकार ने इस दिशा में एक दफ़े सोचा था कि ये करेक्शन जो है वो खुद जर्नलिस्ट करें, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक बड़े बड़े पत्रकार मिलके और पत्रकारों के जो एसोसिएशन है वो मिलके नहीं कर पाए हैं। उड़ीसा के बारे में सर कुछ पूछूंगा आपसे। कैसा लगता है उड़ीसा का, कौन सा जगह आप घूमना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए, मैं पहली बार उड़ीसा आया हूँ, तो मैंने यहाँ के बारे में बहुत सुना है वैसे तो, कि यहाँ के बीच, पुरी का बीच बहुत साफ़, बहुत ही खूबसूरत बीच है। जगन्नाथ टेम्पल तो खैर विश्व प्रसिद्ध है ही है। मैंने भुवनेश्वर के बारे में सुना था कि बड़ा नीट एंड क्लीन सिटी है, तो वैसा अभी तक आया हूँ तो मुझे वैसा लगा है, बड़ा साफ़ सुथरा शहर है। एक बड़ी अच्छी बात जो मैं महसूस भी कर रहा हूँ, मैं सुनता था कि यहाँ के लोग बड़े सिंपल, बड़े फ्रेंडली और बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं, ये मैंने सुना है। और विच आई एम फाइंडिंग ट्रू कि लोग ऐसे हैं, लोग ऐसा मदद भी करते हैं, कनिंग नहीं है, चीटर नहीं है, अच्छे हेल्पफुल नेचर के हैं। तो ये अभी तक मुझे लगा है। पुरी और जैसा मैंने सुना है, आई होप कि ऐसे ही होगा। मैं जाऊंगा उसको देखने के लिए और जगन्नाथ टेम्पल को दर्शन करने के लिए। तो उड़ीसा के बारे में यही है, हम वहाँ से खबरें सुनते रहते थे उसके बारे में, यहाँ पर हमने ये मेरा पहला अनुभव होगा, लेकिन जैसा मैंने सुना था लगभग वैसा मैं पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो खबरें थे, फनी आया था, हुडहुड आया था, पाइलिन आया था, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, बहुत समय उड़ीसा को बेहाल कर देते हैं सर। उस चीज़ जब आप दिल्ली में बैठकर देखते हैं तो कैसा लगता है, और ग्राउंड में अभी क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो खबर तो मैं लगभग 20 साल से देखता रहा हूँ। हर साल में एक समय ऐसा आता था या एक दो दफ़े आता था जब उड़ीसा की खबरें सिर्फ नेशनल मीडिया में साइक्लोन की वजह से प्रोमिनेंस पाती थी कि साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन की स्पीड इतनी है, साइक्लोन आया और साइक्लोन ने इतना नुकसान किया, ये खबरें होती थी, जो अनफॉर्चुनेट लगता था। अभी कुछ चीज़ें बहुत बदली हैं, कुछ टेंजिबल सुधार हुए हैं, सरकार ने यहाँ पर काफ़ी कुछ किया है। बल्कि पिछली बार तो एक बड़ा क्लेम सरकार ने यहाँ की ने किया था कि हम साइक्लोन के बावजूद भी जो प्रीएम्प्ट मेजर लेंगे उसमें हम कैजुअलिटी ज़ीरो रखेंगे, कैजुअलिटी ना हो पाए कम से कम, हम जो वैसा नुकसान होगा देखेंगे लेकिन कैजुअलिटी, और उसमें सफल हुए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपका नेचुरल डिज़ास्टर को आप होने के बावजूद भी अगर कैजुअलिटी रोकते हैं,
ये मैंने सुना था। आई एम वेरी श्योर कि शायद इस दिशा में और अच्छे काम हुए हैं इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इन टर्म्स ऑफ एनडीआरएफ के काम में। जब सरकार की बात आ रहा है तो सर मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा उड़ीसा राजनीति के बारे में। यहाँ भी 20 साल से ज़्यादा समय धरकर नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है, बीजेडी शासन में है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी जो एक समय बहुत वीक था और एक समय बीजेडी के साथ गठबंधन में भी सरकार में था, लेकिन अभी वो एक बहुत बड़ी पावर के हिसाब से मर्ज कर रहा है। और कांग्रेस के बारे में तो पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है कांग्रेस का। इससे आप उड़ीसा पॉलिटिक्स को कैसे जज कर रहे हैं अभी, नवीन पटनायक जी को, बीजेडी को, बीजेपी को और अदर्स लीडर्स को? देखिए, मैं इसको बीजेपी के राइस के तौर पे तो देखता हूँ, लेकिन मैं इसको वैसे तो लंबा जवाब होगा, लेकिन इसको मैं मेरा डर है कि कहीं ये महाराष्ट्र जैसा ना हो जाए। बीजेडी कमज़ोर हो रही है धीमे धीमे, क्योंकि बीजेडी के पास एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आएगा। अब 20 साल से ज़्यादा अगर कोई सरकार रहेगी तो उसके खिलाफ थोड़ा बहुत असंतोष तो आता है। लोग चाहते हैं कि ठीक है, जैसे नवीन पटनायक एक पॉपुलर लीडर हैं, उनकी छवि बहुत अच्छी है, ईमानदार छवि है। देश में भी, मतलब मैं तो ये बाहर से भी बता रहा हूँ, मैं यहाँ के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अगर देश के दिल्ली से के हिसाब से देखूँ तो नवीन पटनायक इज़ ए वेरी गुड रेपुटेशन। उन्होंने पिछले, और यहाँ पॉपुलर भी बहुत हैं, ऐसा ये हम जानते हैं उनके बारे में। लेकिन उसके बावजूद भी एक फटीग आता है, एक थकावट आती है। तो संभवतः जो धीमे धीमे नवीन पटनायक की सरकार के मंत्री होंगे, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके खिलाफ एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा होगा, थोड़ा नाराज़गी बढ़ रही होगी। बीजेपी उसको कैप्चर करेगा। कांग्रेस डन एंड डस्टेड टाइप का पार्टी हो चुकी है, तो उसका वोट बैंक डेफिनेटली शिफ्ट होगा। तो ये धीमे धीमे मेरे हिसाब से अगले कुछ सालों में बढ़ेगा और फिर बीजेपी एक स्ट्रांग पावर के तौर पर उभरेगी। जो बीजेपी अभी छोटा भाई था, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना का छोटा भाई था, वो सेम स्थिति यहाँ है। लेकिन अब वो छोटा भाई बड़ा हो रहा है और बड़ा भाई का कद अब धीमे धीमे रुकेगा या छोटा होगा, ये टसल पैदा तो करेगा। पदमपुर का बाई इलेक्शन खत्म हुआ है यहाँ पे, और जो बात आप बोले कि कांग्रेस वोट डाइवर्ट हो रहा है, एग्जैक्टली वही सिनारियो देखने को मिला। कांग्रेस वोट वहाँ लगभग 30,000 से 32,000 था, लेकिन 5,000 भी नहीं हुआ बाई इलेक्शन में, और सारा वोट बीजेडी की ओर गया, ऐसा भी माना गया। तो अभी पॉलिटिकल इक्वेशन ये बोल रहा है कि सर कांग्रेस का वोट जिस तरफ जाएगा, बीजेडी हो या बीजेपी, उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है तो उसका एक कैडर, उसका एक वोट बैंक रहा था। लेकिन इतने सालों में हो सकता है कि वो वोट बैंक ये देखता हो कि अब हमारी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, तो लेट्स चेंज द बोट, और विच एवर बोट इज कन्वीनियंट इनफ और लेट्स से द सेफ इनफ, प्रॉब्ली द पीपल गो ओवर देयर। बीजेडी को उनको लगा कि नहीं बीजेडी अच्छी है तो बीजेडी के पास जाएंगे, बीजेपी को अच्छा लगा तो बीजेपी के पास जाएंगे, और यही फिल होगा। पर मेरा मानना यह है कि बीजेपी स्ट्रेंथ करेगी यहाँ पर, बीजेपी उस गैप को भरेगी, क्योंकि बीजेडी के संग स्थिति यह है कि उनके पास एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। बहुत साल राज कर लिया, लोग चेंज चाहते हैं, लोग और भी अच्छा चाहते हैं, तो शायद बीजेपी गेन करेगी और कांग्रेस का वोट उधर ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आम सहित आलोचना करुथिले श्रीयुक्त अनुराग पुनेता, भारत वर्षर विशिष्ट एवं जनाशुना सांबादिक तथा इंदिरा गांधी कल्चर इंस्टीट्यूटर मुख्य अछंती, एवं ओडिशार सांबादिकता, ओडिशार राजनीति, जातीय स्तर में सांबादिकों स्थिति कौन, एवं ओडिशारू सांबादिकों को जातीय स्तर में सुजोग मिलिबार संभावना केते, एने गोटे विस्तृत आलोचना भी होईछि। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रंजित सहित अभिन्न आशुतोष सतपथी, न्यूज 8 ओडिया।